हेलो फ्रेंड्स, मूवीज टेलर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो 2022 की अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है जिसका नाम है प्रे, जो प्रेडेटर फ्रेंचाइजी की 5वीं मूवी है और पहले 4 मूवी का प्रीक्वल है। और फिल्मी क्रिटिक्स की माने तो ये प्रेडेटर सीरीज की बेस्ट मूवी है। दोस्तों, ये मूवी नारू नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिसने न केवल फ्रेंच ट्रेडर्स के रूप में आने वाले खतरों से अपने जंगल को बचाया जो जानवरों का शिकार उनके खाल के लिए करते थे, जबकि उसने एक हाईटेक हथियारों से लैस अदृश्य प्रेडेटर से अपने और अपने कबीले को किस तरह से बचाया, ये इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए मूवी की ओर चलते हैं। मूवी शुरू होती है सन 1719 से, जब उत्तरी अमेरिका के मैदानी भाग में कोमांची कबीले रहा करते थे जो अपने सर्वाइवल के लिए हंटिंग किया करते थे। उसी कबीले में नारू नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी, जो एक लड़की होते हुए भी अपने भाई ताबे की तरह कोमाची कबीले के युवा शिकारी दल में शामिल होकर अपने परिवार और कबीले के लोगों को एक स्किल कोमाची वॉरियर के रूप में साबित करना चाहती थी, जिसके लिए रोज सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी और अपने कुत्ते सरी के साथ जंगल में जाकर हंटिंग की प्रैक्टिस करती थी। पर आज प्रैक्टिस के दौरान उसे एक हिरन मिलता है जिसको हंट करने की कोशिश अपने कुत्ते सरी के साथ करती है, पर अच्छी हंटर होने के बावजूद वो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे हिरन सावधान हो जाता है और भाग जाता है। उसे पकड़ने की कोशिश में सरी ट्रैप में फंसकर घायल हो जाता है। तब नारू उसे ट्रैप से बाहर निकालकर उसके घावों में अपने चमड़े के बैग से कुछ हर्ब निकाल कर लगाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसे स्थानीय वनस्पति और जड़ी बूटी का अच्छा खासा ज्ञान है। पर तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट को वो सुनती है। जब वो देखती है तो वहाँ अजीब सी चमक थी। नेक्स्ट सीन में हम ताबे और नारू को साथ में देखते हैं। यहाँ ताबे अपनी बहन नारू को अपने कतामिया के बारे में बताता है कि कैसे वो और पिताजी हंट करने पहाड़ पर जाते थे और उस समय उसे अपना पहला कतामिया मिला। कतामिया कोमाची कबीले की एक प्रथा थी जिसमें सभी युवा शिकारी को इस प्रथा से गुजरना पड़ता था। कतामिया का मतलब ही था बड़ा शिकार, यानी उसका शिकार करना जो आपका शिकार कर रहा हो। नारू एक ईगल पर निशाना लगा रही थी, पर ताबे उस ईगल को एक झटके से ही मार गिराता है। तब नारू बोलती कि अब उसे लेने नदी के उस पार जाना होगा, क्योंकि वो उसका नदी के इस पार आने का इंतजार कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो भले ही अपने भाई की तरह एक स्किल शिकारी नहीं थी, पर वो अपने दिमाग और सूझबूझ से काम करना जानती थी। बातों ही बातों में वो अपने भाई को आकाशीय संकेत के बारे में बताती है और अपने आप को कतामिया के लिए तैयार होने के बारे में बोलती है। जब नारू घर लौटती है तब उसकी माँ औषधि इलाज के लिए तैयार कर रही थी। तब नारू उस मिश्रण में नारंगी फूल डालने को बोलती है, क्योंकि उसकी माँ डालना भूल गई थी। तभी उसका भाई उसे शिकार किए हुए ईगल को पकड़कर लाता है और नारू को उसकी माँ उसे नारंगी फूल लाने के लिए जंगल भेज देती है। इधर जंगल में हम एक अदृश्य एलियन शिप को देखते हैं, जिसमें से एक एलियन निकलता है जिसने कि एक अदृश्य बॉडी सूट पहना हुआ था। नारू जंगल में कुछ औषधीय पौधों को तोड़कर अपने बैग में रखती ही है, तभी उसे कबीले वालों की आवाज़ सुनाई देती है। जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि कबीले के किसी लड़के को एक शेर ने उठा लिया है। वहाँ ताबे अपने कुछ युवा शिकारी साथियों के साथ उस लड़के को ढूंढने और शेर का शिकार करने के लिए निकलता है। तब नारू भी साथ चलने को बोलती है, पर बाकी लोग उसे वापस लौटने को बोलते हैं, जिस पर ताबे उन लोगों को बोलता है कि चूंकि नारू को जड़ी बूटी की अच्छी जानकारी है, इसलिए उसके साथ रहने से उस घायल लड़के को सही समय पर इलाज मिल जाएगा। अंदर जंगल में हम एक रैटल स्नेक को चूहे का शिकार करते हुए देखते हैं, पर रैटल स्नेक उस प्रेडेटर को खतरा भांपकर उस पर अटैक कर देता है, पर उससे पहले ही प्रेडेटर उसे मारकर उसकी स्किन को निकाल लेता है। यहाँ नारू बाकी लोगों के साथ उस लड़के को ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। एक जगह जानवर के पैरों के बड़े निशानों को देखकर वो उस घायल लड़के तक पहुँच जाते हैं, जो अभी मरा नहीं था बल्कि शेर ने उसे जिंदा छोड़ दिया था, जो बहुत अजीब था क्योंकि शेर कभी अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। अब नारू उसके घावों पर कुछ हर्ब्स लगाती है और नारंगी फूल खिलाती है ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर नीचे गिर जाए और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। इधर बाकी लोग उसको रेस्क्यू करने के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं और उसमें उसको लिटा कर ले जाने लगते हैं, पर ताबे वहीं रुककर शेर का शिकार करने के लिए बोलता है। तब नारू उसके साथ ही रुकने को बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि बात सिर्फ शेर की नहीं है, कोई और भी चीज़ है जिससे शेर डर गया होगा। पर उसका भाई उस घायल लड़के के साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी। अब नारू को रास्ते में वही मरा सांप मिलता है। तब वो बाकी लोगों को जानवर के बड़े पैरों के निशान को दिखाती है, जो कि उस प्रेडेटर के थे, पर वे सभी भालू के पैरों के निशान को समझते हैं। पर नारू को कुछ और ही लगता है।
तब वो अपने भाई ताबे को सावधान करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तब उसके साथ एक और लड़का साथ में जाता है। जब नारू जंगल में गुजर रही थी तो उसे और भी जगह उसे वैसे ही निशान मिलते हैं। अपने भाई ताबे के पास पहुंचकर उसे उन निशानों के बारे में बताती है, पर ताबे अभी शेर के शिकार पर फोकस करने के लिए बोलता है, क्योंकि वे लोग उसके इलाके में थे। अब वे लोग छिपकर शेर का शिकार करने की सोचते हैं, पर नारू चारा लगाने को बोलती है ताकि चारे को देखकर शेर उनके जाल में फंस जाए, जिस पर ताबे उसकी बात मान जाता है। और तब ताबे नारू को अपने कतामिया के लिए रेडी होने के लिए बोलता है। ताबे यहाँ चारा लगाता है, जबकि नारू और इम्पाका पेड़ पर चढ़कर शेर का इंतजार करते हैं, पर शेर उनसे ज्यादा चालाक निकलता है और पेड़ पर चढ़कर इम्पाका को घायल कर नारू की ओर बढ़ता है। वो बड़ी फुर्ती से शेर से अपने आप को बचाती है, पर तभी उसकी नज़र दूर जंगल में उसी एलियन पर पड़ती है जो रात में चमक रहा था और अजीब सी आवाज कर रहा था, जिससे उसका ध्यान भटकता है और शेर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश जाती है। जब उसको होश आता है तब वो घर पर होती है और उसकी माँ उसे बताती है कि ताबे उसे घर लाया है और अकेले शेर का शिकार करने वापस जंगल गया है। तब नारू अपनी माँ को बताती है कि उसने जंगल में कुछ देखा है जिसे ताबे को बताना जरूरी है, पर उसकी माँ उसे जाने से रोकती है और बताती है कि उसकी दवाई से वो लड़का बच गया और उसे कतामिया का सही अर्थ बताती है। वो बताती है कि कतामिया का मतलब शिकार करना नहीं है बल्कि जिंदा रहना है। पर बाहर हम देखते हैं कि ताबे उस शेर का कटा सिर लेकर कबीले की ओर लौटता है, जिसे देखकर कबीले के लोग हैरान और खुश होते हैं। तब कबीले का मुखिया उसे अगला उत्तराधिकारी बना देता है, जिसे देखकर मुखिया के बेटे और नारू को अच्छा नहीं लगता। नारू को बुरा इसलिए लगता है कि वो अपने कतामिया में असफल हो गई। नारू फिर जाने लगती है। ताबे उसे रोकता है, पर नारू ताबे को जंगल में बिजली सी चमक को देखने के बारे में बताती है जो रिचलाइन के पास थी और आने वाले खतरे के बारे में आगाह करती है। तब ताबे बोलता है कि जो भी खतरा होगा वो देख लेगा, पर उसे अब शिकार पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो असफल रही और उसने अकेले ही उस शेर का शिकार किया है। यहाँ नए उत्तराधिकारी बनने की खुशी में कबीले में जश्न का माहौल था। अगली सुबह नारू शरीक के साथ बिना किसी को बताए उस प्रेडेटर का शिकार करने जंगल में निकल जाती है, जहाँ उसे पेड़ पर हरा रंग का लिक्विड मिलता है जो कि उस प्रेडेटर का ब्लड था, और वहीं पैरों के बड़े निशान मिलते हैं जिसका वो मुआयना करती है। इधर एक भेड़िया खरगोश का शिकार कर रहा था, पर वहाँ वो उस प्रेडेटर से टकरा जाता है। वो उस प्रेडेटर को काट लेता है, जिस पर हम उसके खून को गिरते हुए देखते हैं जो हरे रंग का था। पर वो प्रेडेटर उस भेड़िए को मार देता है और उसकी गर्दन को काट कर ले जाता है। यहाँ नारू अपनी कुल्हाड़ी पर रस्सी लगाकर उसे थोड़ा एडवांस बनाकर टारगेट प्रैक्टिस करती है और खरगोश का शिकार करती है। फिर अगले दिन उस प्रेडेटर की खोज में निकल जाती है। यहाँ वो प्रेडेटर उस भेड़िए के स्कल पर एक ऐसा स्प्रे छिड़कता है जिससे उसकी पूरी स्किन साफ हो जाती है और उसे वो अपने कमर पर लटका देता है। यहाँ हम प्रेडेटर के एक नेचर पर गौर करते हैं कि वो सिर्फ मजे के लिए अर्थ में हंट करने आया था और निशानी के तौर पर वो इन चीजों को अपने पास रख रहा था। तभी दूर से उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और फिर वो अदृश्य हो जाता है। नारू जब आगे बढ़ती है तो उसे जंगली भैंसों की बिना स्किन की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो दुखी हो जाती है और उन पर पत्ते को रखकर प्रे करती है। वहीं उसे बुझा हुआ शिकार मिलता है। थोड़ी दूर जाने पर वो एक दलदल में फंस जाती है, जहाँ से वो अपनी कुल्हाड़ी को वहाँ पड़े पेड़ में अटकाकर बाहर निकलती है और फिर पानी में अपने आप को साफ करती है। पर कुछ ही दूरी में एक भालू रहता है जो इंसानी महक को सूंघ लेता है और उनकी ओर बढ़ता है। वो अपने बो और एरो से उसे मारने की कोशिश करती है, पर उसकी रस्सी निकल जाने से उसे मार नहीं पाती। भालू सरी के पीछे भागता है। जब वो भागते हुए लौटता है तब वो उसे फिर से अपने बो और एरो से मारने की कोशिश करती है, पर भालू को इतना बड़ा और ताकतवर देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती और अपने बो को वहीं फेंक कर नदी में चली जाती है और लकड़ी के ढेर में छिपकर बचने की कोशिश करती है। भालू भी उसके पीछे दौड़ता है, पर तभी भालू उसे छोड़कर दूसरी ओर जाता है। तब नारू देखती है कि भालू किसी चमकती सी चीज से लड़ रहा होता है जो कि प्रेडेटर रहता है। उनके बीच भयानक लड़ाई होती है, पर वो प्रेडेटर भालू को खिलौने की तरह उठाकर मार देता है। तब नारू पानी के अंदर से बचकर निकलती है, जिसे प्रेडेटर देख लेता है पर करता कुछ नहीं। वहां से बचकर नारू जंगल में घुसती है। वहां उसके कबीले के लड़के जो उसे ढूंढ रहे थे मिल जाते हैं और उसे बताते हैं कि ताबे भी उसे ढूंढ रहा है जो जंगल की दूसरी ओर है, और उसे वे घर वापस लौटने को बोलते हैं, जिस पर वो उन लोगों को उन पैरों के निशान के रहस्य को बताती है कि वो एक राक्षस के निशान है। वे लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं और घर वापस चलने को बोलते हैं, जिस पर वो नहीं मानती है।
तब सरदार के लड़के और नारू के बीच फाइट होती है। वे लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं और उसका बैग और कुल्हाड़ी को अपने पास रख लेते हैं। वहाँ वही प्रेडेटर अदृश्य रूप में रहता है। नारू को उसके होने का आभास हो जाता है, पर तभी वो प्रेडेटर लेजर बो से सरदार के लड़के पर अपना टारगेट सेट कर उसे मार देता है। बाकी लोग उस ओर देखते हैं पर वहाँ कोई नहीं रहता है। तभी वो प्रेडेटर उनके सामने आता है। दोनों लड़के उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो इतना पावरफुल और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से लैस होता है कि वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। नारू वहाँ पड़ी नुकीली लकड़ी से अपनी रस्सी को काटती है और अपना बैग और कुल्हाड़ी लेकर भाग जाती है, पर मैदान में बड़े बड़े घासों के बीच उसे एक लड़का जो वहाँ से बचकर भागा था उसे छिपने को इशारा करता है। पर वो प्रेडेटर अपने एडवांस थर्मल कैमरा की मदद से उनके बॉडी हीट को डिटेक्ट कर लेता है और उस लड़के पर लेजर टारगेट करता है, जिसे नारू देख लेती है और उसे धक्का देकर नीचे गिराकर उसे बचाती है। अब दोनों समझ जाते हैं कि उसके हाईटेक हथियारों के सामने मामूली तीर धनुष कुछ काम के नहीं है। तब वे दोनों भागते हैं, पर प्रेडेटर उस लड़के को जान से मार देता है और नारू आगे लोहे के ट्रैप में फंस जाती है। पीछे से प्रेडेटर भी वहां पहुंच जाता है, पर उसे कुछ नहीं करता। तभी फ्रेंच ट्रेडर वहां पहुंच जाते हैं और उसे बेहोश कर कैद कर लेते हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उन फ्रेंच ट्रेडर्स के पास उन मरे हुए भैंसों की खाल थी। वो समझ जाती है कि उन सभी मरे हुए भैंसों का शिकार इन ट्रेडर्स ने उनकी खाल के लिए किया है। तभी उसमें से एक आदमी जो हिंदी बोल सकता था उससे उस प्रेडेटर के बारे में पूछता है और उसमें उसकी मदद करने के लिए बोलता है, पर वो इनकार कर देती है। तभी लकड़ी के पिंजरे से उसके भाई ताबे को बाहर निकाला जाता है और उसमें से एक आदमी उसकी छाती को चाकू से कट कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब दोनों को चारे के रूप में उस प्रेडेटर को पकड़ने के लिए पेड़ पर बांध देते हैं और चारों ओर से घेर कर प्रेडेटर के आने का इंतजार करते हैं। पर तभी सभी घोड़े भागने लगते हैं। जब वे लोग पीछे मुड़ते हैं तो उसमें से कुछ लोगों को प्रेडेटर मार देता है, जो कि उनकी सोच से ज्यादा चालाक और खतरनाक रहता है। इधर नारू और ताबे अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करते हैं। तब ताबे बोलता है कि वो प्रेडेटर पास में है और वो उन दोनों को मार देगा। तब नारू बताती है कि वो उन्हें नहीं मारेगा क्योंकि वे उसके रास्ते की रुकावट नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं को मारता है जिसे वो अपनी रास्ते की रुकावट समझता है। तब ताबे नारू को शेर के शिकार के बारे में बताता है कि उसने उसके तरीके से शेर का शिकार किया था और नारू उन सबसे ज्यादा चालाक और अक्लमंद है। तब नारू बोलती है कि उसे नहीं मालूम कि ये प्रेडेटर मरेगा भी कि नहीं। तब ताबे बोलता है कि वो ब्लीड करता है, इसलिए वो मर भी सकता है। इधर प्रेडेटर लोहे के ट्रैप में फंस जाता है। तब वे लोग उस पर जाल डाल देते हैं, पर वो बड़ी आसानी से जाल से बाहर निकलकर उन्हें मारने लगता है और लोहे के ट्रैप से बाहर आ जाता है। वो उन लोगों को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एलियन हथियारों से मारते जाता है। इधर नारू वहां पड़ी लोहे की ट्रैप में पत्थर गिराकर उन दोनों की रस्सियों को काट देती है। तब ताबे घोड़े को लेने चला जाता है और नारू सरी को लेने निकल जाती है। यहाँ प्रेडेटर बाकी लोगों को टाइमर डिस्क बॉम्ब से खत्म कर देता है। नारू जब फ्रेंच बेस में आती है तो सरी बंधी रहती है, पर वहाँ फ्रेंच ट्रेडर उस पर अटैक कर देते हैं, जिनको वो एक एक करके मार देती है। तभी वहाँ वही फ्रेंच ट्रेडर आता है जो हिंदी बोल सकता था। उसकी पैर कटी हुई थी। वो अपने घावों में मलहम पट्टी करने के लिए हेल्प मांगता है। तब वो उससे उसकी बंदूक मांगती है। वो उसे दे देता है और उसे चलाने का तरीका बताता है। अब वो उस ट्रेडर के पैरों पर बैग में रखे औषधीय पत्तों को पीस कर लगाती है और उसे नारंगी फूल खाने को देती है, जो इंसान के बॉडी टेम्परेचर को गिरा देता था और वो ब्लीड नहीं करता था। तभी वहाँ प्रेडेटर आता है। उसे देखकर नारू छुप जाती है और वो ट्रेडर मरने का नाटक करता है। बॉडी टेम्परेचर गिरने की वजह से वो उसे स्कैन नहीं कर पाता, पर प्रेडेटर उसके कटे पैरों पर अपना पैर रख देता है, जिससे वो चिल्ला देता है और वो प्रेडेटर उसे वहीं मार देता है। इधर नारू नोटिस करती है कि उस नारंगी फूल को खाने के बाद उस ट्रेडर को प्रेडेटर ट्रेस नहीं कर पाया था। तभी सरी वहां आकर भौंकने लगता है। वो प्रेडेटर अपनी लेजर बीम हेलमेट से उसे टारगेट करता है। तभी ताबे आकर उसके सिर पर मारता है, जिससे उसका लेजर बीम हेलमेट गिर जाता है और एक पेड़ पर टारगेट सेट हो जाता है। जब वो प्रेडेटर उसे मारने की कोशिश करता है तब वो सरी को ना लगकर पेड़ में जाकर धंस जाता है। नारू ये सब देखकर समझ जाती है उस एलियन का हथियार कैसे काम करता है। इधर ताबे एलियन से लड़ते रहता है और उस पर एक वार करके उसे घायल करते जाता है। नारू भी अपनी गन निकालकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर उससे गन नहीं चलता है। पर तभी प्रेडेटर गायब हो जाता है और तब ताबे नारू को वहां से भागने को बोलता है,
क्योंकि प्रेडेटर के लिए अब ताबे उसके रास्ते की रुकावट है और उसका अंतिम समय आ गया है। तभी प्रेडेटर पीछे से आकर ताबे को मार देता है। ये सब देखकर भी नारू गोली नहीं चला पाती। प्रेडेटर अब नारू की ओर बढ़ता है, तभी ताबे उसके घाव पर वार करता है। अब की बार प्रेडेटर उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। तब तक नारू वहां से भाग जाती है। इधर कबीले के लोगों को ताबे और बाकी लड़कों के मरने की सूचना मिलती है। अपने भाई के मौत से दुखी नारू देखती है कि वही फ्रेंच ट्रेडर नदी में पानी पी रहा होता है जिसने उसके भाई की छाती पर कट लगाया था। तब वो उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो उसके घावों को चूहे नोच रहे होते हैं। वो वहां पड़ी बंदूक को उठा लेता है। तब नारू उससे बोलती है कि उसने उसके भाई का खून बहाया है और वो समझता है कि वो उसके रास्ते की रुकावट नहीं है, जबकि ये बात उसे और खतरनाक बनाती है। तब वो उस नारंगी फूल को खा लेती है। तभी दूर उसी प्रेडेटर के आने की आवाज आती है। जब वो प्रेडेटर पास आता है तो वो उस फ्रेंच ट्रेडर के हाथ में बंदूक को देखता है। वो उसे चलाने की कोशिश करता है पर वो खाली रहता है। वहीं पास में नारू खड़ी रहती है पर वो उसे नहीं दिखती क्योंकि उसने उस नारंगी फूल को खा लिया था। प्रेडेटर उस फ्रेंच ट्रेडर को मार देता है। तब वो पीछे से गोली चलाती है और उस हेलमेट को उससे ले वहां पास के दलदल में ट्रैप सेट करती है। प्रेडेटर भी वहां आता है। तब वो उस पर अटैक करती है और अपने प्लान के अनुसार उससे बचते हुए उस पर वार कर उसे घायल करती है। पर प्रेडेटर उसे मारने वाला होता है जो सरी के आने से कहीं और लग जाती है, जिसे नारू उठा लेती है। पर प्रेडेटर की खुद की गलती से बचने के चक्कर में वो अपने हाथ को ही काट बैठता है। अब नारू फिर उससे लड़ने लगती है पर एक हाथ होने के बावजूद वो उतना ही खतरनाक रहता है। अब वो सरी से अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसे उस दलदल में गिरा देती है। एक बार लगता है कि वो डूब गया पर वो उससे बाहर निकलता है और वहीं से अपने लेजर बीम को टारगेट नारू की ओर करता है। पर नारू उस हेलमेट को इस तरह से सेट करके रखी रहती है जो कि उस प्रेडेटर के सिर को टारगेट रहता है। अब नारू बोलती है कि यही उसका अंत है। जैसे ही प्रेडेटर एरो चलाता है वो नारू के साइड से निकलकर घूमते हुए प्रेडेटर के सिर पर लगता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। सुबह होने पर वो उस प्रेडेटर के सिर को लेकर कबीले को लौटती है और अपने कबीले के सरदार को फ्रेंच ट्रेडर्स की बंदूक देकर उन्हें आगाह करती है कि आसपास खतरा है और उन्हें सुरक्षित जगह पर जाना होगा। उसकी सूझबूझ और साहस को देखते हुए उसे कबीले का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसे जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।